इरिट्रिया का बिहार तथ्य संग्रह का क्लास चल रहा है। ये क्लास नंबर जो हमारा रहने वाला है, थर्ड क्लास हमारा ये रहने वाला है, यानी ये तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने जो है 2 क्लास को करा दिया है। तो बीपीएससी की दृष्टि से और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास जो है बिहार तथ्य संग्रह की तीसरी क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम सब जो है क्या पढ़ेंगे उसे सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में बिहार का इतिहास जो सामान्य परिचय था, बिहार सामान्य परिचय हमने पहला चैप्टर पहली क्लास में बताया था। फिर उसके बाद हमने बिहार का इतिहास के बारे में हमने बताया था, जिसमें प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार को जो है हमने कवर किया था। यानी दूसरी क्लास में हमने जो है तीनों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बिहार को जो हमने अध्ययन किया था। और आज की क्लास में हम लोग बिहार का भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो बिहार का भूगोल की क्लास में बिहार के पूरे भूगोल को इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार की जलवायु, बिहार का प्रवाह तंत्र, बिहार की मिट्टी के बारे में जानेंगे, बिहार में वन एवं जीव के बारे में और बिहार में आपदा प्रबंधन के बारे में जानेंगे। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा ना व्यतीत करते हुए जो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग तीसरे चैप्टर बिहार के भूगोल से संबंधित सारे प्रश्नों को जो है हम लोग इसमें देखेंगे। तो बिहार का भूगोल जो है हमारा थर्ड टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। बिहार क्या है? तो भौगोलिक के दृष्टि से बिहार एक जो है मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है, हम सभी जानते हैं, और यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ की चट्टान तक जो है विस्तृत है, फैला है। अब जो है मैप में आपको दिखाएंगे। और अगर आप मैप के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो पहला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। पहले क्लास में जो आपको पूरा मैप का हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है याद हो जाएगा। पूरी तरह आप मैप को आप कवर कर लेंगे बिहार के। बिहार जो है वो पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। तो अगर भौगोलिक रूप से दृष्टि से जो है बिहार 3 भागों में बांटा गया है। और बिहार जो है भारत के पूर्व में स्थित है, यानी पूर्वी भारत में बिहार जो है स्थित है। आप मैप में भी, इंडिया के मैप में देखिएगा तो बिहार जो है पूर्वी भारत में स्थित है। यानी अगर आप इंडिया के अगर मैप देखिएगा तो यहाँ पे जो है बिहार है, ठीक है। तो यहाँ जो क्या होता है, अगर दिशा निर्धारित कीजिएगा तो इधर पूरब है, तो भारत के नक्शे में जो है आपको पूरब की दिशा में ये दिखेगा। बिहार का भौतिक हम विभाजन देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या दिखा कि भौगोलिक रूप से इसे बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। किस किस में भाग बांटा गया है? तो एक पर्वतीय और तराई क्षेत्र में बांटा गया है, दूसरा मैदान क्षेत्र में बांटा गया और तीसरा जो है पठार क्षेत्र में बांटा गया है। तो भौगोलिक दृष्टि से बिहार को 3 क्षेत्र में बांटा गया है: पर्वतीय तराई क्षेत्र, मैदान क्षेत्र और पठार क्षेत्र। पर्वतीय तराई क्षेत्र में सुमेश्वर की श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी आती है। ये जो है पर्वतीय तराई क्षेत्र है, आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है पर्वतीय क्षेत्र है, यानी सुमेश्वर की पहाड़ी, दून घाटी और रामनगर दून, ये जो है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर है मैदानी और तीसरा है पठार। तो मैदान में उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान आप देख सकते हैं मैप में, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। और तीसरा है धारवाड़ का चट्टान और विंध्य का चट्टान। धारवाड़ का चट्टान और विंध्य का चट्टान के रूप में जो है बांटा गया है। तो हमने जो है मैदान को उत्तरी गंगा का मैदान के रूप में बांटा गया है बिहार के, और दक्षिणी गंगा के मैदान के रूप में बांटा गया है। और पठार के रूप में धारवाड़ चट्टान और विंध्य जो है चट्टान के रूप में
बांटा गया है। तो पठार की दृष्टि से 2 भागों में, मैदान की दृष्टि से 2 भागों में और पर्वतीय तराई क्षेत्र को 3 भागों में, सोमेश्वर, रामनगर दून और दून घाटी। ठीक है, ऊपर जो है सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, रामनगर दून, इस क्षेत्र में जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण पड़ता है। आप मैप में जाकर देख लीजिएगा, पहला क्लास पूरी जो है आपको मैप समझ में आ जाएगा। तो देखिए इधर जो है घग्गर नदी इधर से आती है। ठीक है, यहाँ से जो है सोन नदी निकलती है, यहाँ गंगा सोन दोआब है, और यह जो है मगध का मैदान है। हमने पूरा मगध के बारे में बताया था, कौन कौन क्षेत्र जो है मगध में आता है। ठीक है, ये दक्षिण का पठार क्षेत्र है, ये जो है दक्षिण का पठार क्षेत्र है। इधर जो है अंग का मैदान है, और यहाँ जो है महानदी है, और कोसी महानंदा दोआब है, और कोसी नदी जो है ये नेपाल से आती है, कोसी नदी। ठीक है, और यहाँ जो है गंगा नदी, ये जो है आपको लंबी दिख रहा होगा, ये है हमारा गंगा नदी, और ये जो है गंडक नदी। ठीक है, और जाके जो है गंगा नदी में मिल जाता है। ठीक है, घग्गर नदी भी गंगा नदी में मिलता है, कोसी नदी भी जाकर ये गंगे नदी में मिल जाता है। ठीक है, और सोन नदी भी जाकर कहाँ मिलती है, तो गंगे नदी में मिलता है। अब देख सकते हैं ये चारों नदियाँ जो हैं ये गंगा नदी में जाकर मिलती हैं। एक तो है घग्गर नदी, ये भी गंगा में मिल जाती है जाकर, देख सकते हैं ये घग्गर नदी गंगा में मिल जाती है। सोन नदी भी जो है गंगा में जाकर मिल जाती है। ये हमारा जो है पूरा गंगा नदी है, और इसमें जो है आकर नेपाल से ये कोसी नदी भी गंगा में जाकर मिलती है। ठीक है, जिसके कारण जो है अभी भी बिहार जो है बाढ़ से ग्रसित है। ठीक है, और ये जो है गंडक नदी है। तो हमने जो है भौगोलिक विभाजन की दृष्टि से हमने देखा, और डिटेल में भी मैप को हम जानेंगे आगे। तो पर्वतीय और तराई क्षेत्र के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, पर्वतीय और तराई क्षेत्र के बारे में। तो पर्वतीय एवं तराई क्षेत्र में अगर हम अध्ययन करें, पर्वतीय और तराई क्षेत्र के, तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। बिहार के मैप में, अगर बिहार के देखिएगा मैप में, तो उत्तर पश्चिम भाग में जो है हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार के उत्तर पश्चिम में जो हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी है उस भाग का अवस्थित है पर्वतीय तराई क्षेत्र। और जो पर्वतीय तराई क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है मेरे भाई, वो 932 वर्ग किलोमीटर है। आपसे सवाल कर सकता है एग्जामिनर कि पर्वतीय तराई क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल कितना है बिहार में, तो 932 वर्ग किलोमीटर है। और इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में, हमने मैप में आपको बताया कि ऊपर जो है पश्चिम और पूर्वी चंपारण है, तो इसका जो मुख्य रूप से विस्तार जो है पश्चिम चंपारण में है, और इसे जो है 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो पर्वतीय तराई क्षेत्र को कितने उपवर्गों में बांटा गया है, 3 उपवर्गों में जो है बांटा गया है। आप देख सकते हैं, एक जो है सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी और रामदून, ये जो है ऊपर पश्चिम चंपारण का इलाका पड़ता है। सोमेश्वर की पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी है, रामनगर दून है और दून घाटी है। तो आइए जानते हैं सोमेश्वर श्रेणी क्या है। तो त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार के सीमा निर्धारित करता है। जो सोमेश्वर श्रेणी है वो त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करती है सोमेश्वर श्रेणी। इसकी जो ऊंचाई है 874 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी की जो ऊंचाई है 874 मीटर है, और ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपसे सवाल कर सकता है एग्जामिनर कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सोमेश्वर श्रेणी जो है बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, और सोमेश्वर श्रेणी जो है पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। फिर रामनगर दून की बात करें पर्वतीय तराई क्षेत्र में, तो इसका जो विस्तार है हरहा नदी घाटी में है रामनगर दून का, और इस क्षेत्र की अधिकतम जो ऊंचाई है 240 मीटर है। तो रामनगर दून की जो है अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है, और सबसे अधिक ऊंचाई पर है सोमेश्वर श्रेणी। और फिर है नेक्स्ट दून घाटी। इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच में है दून घाटी। रामनगर और सोमेश्वर के बीच में है दून घाटी, और इसको हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। तो दून घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। याद रखना है कि हरहा नदी की घाटी किसे कहा जाता है, तो दून घाटी को कहा जाता है, और सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में पड़ता है दून घाटी। देखिए आप मैप में आप देख सकते हैं,
जो ये दून पड़ता है ये सोमेश्वर श्रेणी है और ये रामनगर दून है, इसी के बीच में जो है ये है क्या है, तो दून घाटी है। फिर अब आते हैं तीसरे मैदान के बारे में, सेकंड जो है मैदान के बारे में। हमने बताया कि भौगोलिक दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, पर्वतीय और तराई क्षेत्र, और दूसरा है मैदान क्षेत्र। आप यहाँ हमने आपको ऊपर बताया, दूसरा है मैदान और तीसरा है क्या है, पठार है। तो अब पहला हमने कर लिया, अब हम दूसरा देखते हैं मैदान क्षेत्र के बारे में। तो मैदान क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्या है कि बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग जो है मैदानी है, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा जो भूभाग है, ज़मीन है, वो क्या है, तो मैदानी है। 96% भाग मैदानी है। और इस मैदानी भाग का निर्माण जो हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है, यानी गंगा नदी और जो उसकी सहायक नदी है उसके किससे हुआ है, निक्षेप से हुआ है। और इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है और बीच से क्या बहती है, गंगा नदी बहती है। आप देखिए मैप में आप देख सकते होंगे, ये बीच में क्या है, गंगा नदी बहती है, ठीक है। और इसकी कुछ जो है उपनदियाँ भी हैं, गंडक है, कोसी है, ठीक है, सोन नदी है, घग्गर नदी है, ठीक है। तो ये गंगा नदी जो है बीच से बहती है। गंगा नदी की अवस्थित के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो गंगा नदी के जो है अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में बांटा गया है। एक है उत्तरी गंगा का मैदान, एक क्या है, उत्तरी गंगा का मैदान, एक है उत्तरी गंगा का मैदान, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, एक है उत्तरी गंगा का मैदान, ठीक है। तो इसे कितने गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में बांटा गया है, एक उत्तरी गंगा नदी का मैदान और दूसरा है दक्षिणी गंगा का मैदान। आपको मैप में लेकर चलते हैं, अब मैप में आपको समझाते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो हो गया ना, ये उत्तरी गंगा का मैदान है और गंगा नदी के जो नीचे है ये दक्षिणी गंगा का मैदान है, ठीक है। तो ऊपर जो हो गया, गंगा बीचों बीच से गुजर रही है, तो गंगा के ऊपर जो है, गंगा नदी के ऊपर जो है उत्तरी और नीचे जो है दक्षिणी गंगा नदी का मैदान है, यानी इसे 2 श्रेणी में बांटा गया है मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। तो पहला को हम समझते हैं, पहला क्या कह रहा है कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। तो उत्तरी गंगा नदी का जो विस्तार है ना, ऊपर से देखिए, ऊपर से जो है यहाँ से उत्तर जो है ये सब क्या है, मतलब ऊपर जो है नेपाल है, बिहार के ऊपर क्या है, नेपाल है, उत्तर में नेपाल पड़ता है। तो इसका जो है उत्तरी गंगा नदी का विस्तार जो है नेपाल तक जो है इसका विस्तृत है, यानी फैला हुआ है नेपाल तक। तो इसका विस्तार जो है कहाँ पे है, तो नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। और इस मैदान का ढाल जो है उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान भाग को 3 दोआबों में बांटा गया है। इस जो मैदान को जो है 3 दोआबों में बांटा गया है। दोआब का मतलब क्या होता है आइए जानते हैं। तो दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान, यानी 2 नदियों के बीच की भूमि या जमीन को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। और ये सभी जो है दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मिट्टी एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। और ये सभी दोआब जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन कौन से दोआब हैं, एक है घग्घरा और गंडक दोआब, एक है गंडक और कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। तो 3 भागों में बांटा गया उत्तरी गंगा के मैदान को, घग्घरा और गंडक दोआब और गंडक कोसी और महानंदा दोआब को बांटा गया है। तो तीनों हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन कहाँ जो है घग्घर गंडा दोआब है और कहाँ जो है गंडक कोसी दोआब है और कहाँ जो है कोसी महानंदा दोआब है। तो हमने बताया कि गंगा के ऊपर उत्तरी गंगा मैदान है और गंगा के नीचे जो है गंगा नदी के नीचे दक्षिणी गंगा मैदान है। और उत्तरी गंगा का मैदान को जो है 3 दोआबों में बांटा गया है, तीनों दोआब में बांटा गया। और सबसे पहले हम दोआब को जानते हैं कि दोआब का मतलब क्या होता है। तो दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि से, ठीक है, यानी 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और उत्तरी गंगा के मैदान को 3 दोआबों में बांटा गया है, कौन कौन, घग्घर, गंडक और कोसी, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले आपको मैप में ले जाकर आपको बताते हैं उत्तर में कौन कौन सा दोआब है। तो देखिए यहाँ जो है गंडक कोसी दोआब है
यहाँ जो है कोसी महानंदा दोआब है और यहाँ जो है घग्गर गंडक दोआब है। तो ये गंगा नदी हमारा है। तो गंगा नदी के ऊपर, ठीक है, गंगा नदी के उत्तर में ये 3 दोआब हैं, घग्गर गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हमने जो है तीनों दोआब को देखा। अब जो हम लोग देखने वाले हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर है दक्षिण गंगा का मैदान। तो गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है और उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। जो उत्तरी गंगा का मैदान है वो उसका आकार बड़ा है, लेकिन दक्षिणी गंगा का मैदान का आकार जो है छोटा है। इसका जो निर्माण होता है गंगा के अतिरिक्त पठार नदियों के निक्षेप से हुआ है और इस क्षेत्र को जो है 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो एक तो है गंगा सोन दोआब, दूसरा है मगध दोआब, मगध का मैदान, और तीसरा है अंग का मैदान। तो दक्षिण गंगा के मैदान को जो है 3 उपवर्गों में बांटा गया है। आप मैप में आपको हम दिखाते हैं कितने उपवर्गों में बांटा गया है। तो 3 उपवर्गों में बांटा गया है। वो 3 उपवर्ग जो है कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो है मगध का मैदान, ये है अंग का मैदान और ये है गंगा सोन दोआब, ठीक है। तो 3 इसे उपवर्गों में बांटा गया है। ऊपर से देखिए आपको छोटा भी दिख रहा होगा, उत्तर गंगा मैदान से ये दक्षिण गंगा मैदान जो है क्या है, छोटा है, आकृति में भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये मगध का मैदान, इसे जो है 3 उपवर्गों में बांटा गया है। दक्षिणी गंगा के मैदान को मगध का मैदान, अंग का मैदान और गंगा सोन दोआब, क्योंकि यहाँ सोन नदी है जिसके कारण जो है ये गंगा सोन दोआब जाकर सोन नदी में ये मिल जाती है। तो एक गंगा और सोन दोआब है, मगध का मैदान है और अंग का मैदान है। तो दक्षिण गंगा मैदान में एक दोआब है, ठीक है। दोआब किसे कहा जाता है? 2 नदियों के बीच की जो भूमि को दोआब कहा जाता है। तो वहाँ जो एक ही है गंगा और सोन नदी के बीच की भूमि है, तो वहाँ दोआब हो गया। और बाकी जो 2 है मैदान है, मगध का मैदान और अंग का मैदान। तो हमने जो है दोनों को समझा। अब जो हमारा जो है तीसरा है पॉइंट, पठार को हम जानते हैं। जैसे हमने देखा कि हमने पर्वतीय क्षेत्र, तराई जो क्षेत्र था उसको हमने समझ लिया। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी को बांटा गया है। फिर मैदान में हमने देख लिया कि मैदान जो है सबसे ज़्यादा हिस्सा मैदान है बिहार के, जिसमें उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान को हमने भी पढ़ लिया। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पठार के बारे में, ठीक है। तो पठार को 2 भागों में बांटा गया है, धारवाड़ का चट्टान और विंध्य का चट्टान। आइए पढ़ते हैं पठार के बारे में, ठीक है। तो पठार के बारे में हम जानते हैं। पठार क्या है? पठार, तो देखिए पठार जो है, पठार जो है वो बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है। बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करता है। जो कहाँ से सीमा साझा करता है? झारखंड से जो है सीमा साझा करता है। दक्षिण में स्थित पठार क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं। एक है धारवाड़ का चट्टान, एक जो है धारवाड़ का चट्टान है, एक जो है धारवाड़ का चट्टान है और एक है विंध्य का चट्टान। क्या क्या है? एक है धारवाड़ का चट्टान और एक है विंध्य का चट्टान। धारवाड़ का चट्टान और क्या है? विंध्य का चट्टान। धारवाड़ का चट्टान में कौन कौन सा इलाका आता है? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया। और विंध्य के चट्टान में 2 आते हैं, कैमूर और रोहतास। तो धारवाड़ के चट्टान में जो आते हैं मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, और विंध्य के चट्टान में कैमूर, रोहतास आते हैं। तो आपको मैप में समझाते हैं। धारवाड़ के चट्टान में मुंगेर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है मुंगेर है, आपको दिख रहा होगा। मैप को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। धारवाड़ के चट्टान में कौन कौन सा है? मुंगेर है, अब आपको दिख रहा होगा, देखिए मुंगेर है, जमुई है, नवादा है और गया है। जमुई है और ये नवादा है, ठीक है। और ये जो है गया है। ये सभी जो है धारवाड़ के चट्टान से संबंधित है, ठीक है। गया, नवादा, जमुई और मुंगेर। और रोहतास और कैमूर जो है ना, क्या हो गया, ठीक है। रोहतास और कैमूर जो है
वो हैं रोहतास और कैमूर जो है विंध्य चट्टाने। रोहतास और कैमूर क्या हैं? विंध्य चट्टाने हैं। और धरवाड़ चट्टाने में मुंगेर, जमुई, नवादा और गया आते हैं। ठीक है, हमने जो है इतना देख लिया इसको। हाँ, हो गया। अब देखिए अन्य प्रमुख तथ्य भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके जो है तथ्य भी हैं। ठीक है, तो हमने जो है तीन भागों में बांटा गया भौगोलिक दृष्टि से। अब तीनों भागों को हमने देख लिया। कैमूर और रोहतास में विंध्य चट्टाने हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, धरवाड़ चट्टान में मुंगेर, जमुई, नवादा और गया 4 हैं जिले, और विंध्य चट्टान में 2 जिले कैमूर और रोहतास आता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो देखिए बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। जो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। जो गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र वाला इलाका है उस विशेष आकृति क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दियारा कहा जाता है। ठीक है, दियारा कहा जाता है। और बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में जो प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन और चौर यानी गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। यानी उत्तरी गंगा के मैदान में कई मौन और चौर गोकुल झीलों के रूप में जो है पाए जाते हैं। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को हम टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। जो उत्तरी गंगा का मैदान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ विभीषिका के लिए जो है प्रसिद्ध है उत्तरी गंगा का मैदान। अब आते हैं प्रकार, निर्माण काल, क्षेत्र और विशेषताएं। तो अगर हम प्रकार की बात करें तो धरवार जो आता है वो किस निर्माण काल का है? तो धरवार जो है प्री कैम्बियन काल का है। धरवार जो है किस काल का है? तो प्री कैम्बियन काल का है। धरवार किस काल का है? प्री कैम्बियन काल का है। और धरवार के क्षेत्र में कौन कौन आता है? हमने देखा कि मुंबई, जमुई, नवादा, गया और राजगीर जो है धरवार क्षेत्र में आते हैं। और इसकी विशेषता है कि बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है ये। तो धरवार जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर ये सभी जो है पहाड़ी इलाका है। और ये इसका निर्माण जो है प्री कैम्बियन काल में हुआ था। सेकेंड है हमारा विंध्य। और विंध्य का निर्माण जो काल हुआ था, विंध्य का प्री कैम्बियन में, इसका भी प्री कैम्बियन काल में हुआ था। और इस क्षेत्र में कैमूर और रोहतास जो आता है विंध्य के क्षेत्र में आता है, विंध्य प्रकार के क्षेत्र में। और इसकी विशेषता है कि दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र, सबसे प्राचीन कौन सा है? धरवार वाला। और दूसरा जो सबसे प्राचीन है वो है विंध्य वाला। ठीक है, इसमें जो है सीमेंट उद्योग यानी चूना पत्थर के लिए बहुत प्रसिद्ध है विंध्य। तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? विंध्य। नेक्स्ट है हमारा टर्शियरी। टर्शियरी जो है ये इसका निर्माण काल प्लीस्टोसीन में हुआ था। प्लीस्टोसीन काल में किया गया था, हो गया था। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र था पश्चिमी चंपारण क्षेत्र है टर्शियरी। ठीक है, और ये सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र स्थित सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र, ये जो है ना सबसे नया पहाड़ी क्षेत्र है टर्शियरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वाटरनरी। क्वाटरनरी जो है प्लीस्टोसीन एवं हेलोसीन है। ये जो है गंगा के मैदान क्षेत्र में है और बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। अब हम जानते हैं बिहार की जलवायु के बारे में, हम अध्ययन करते हैं बिहार की जलवायु के बारे में कि बिहार के आखिर जलवायु कैसा है। तो किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु जो है वो कैसी है? तो बिहार की जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु। उपोष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु जो है बिहार की जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। किसी क्षेत्र की जो जलवायु है वो बहुत कारणों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाले प्रमुख कारण जो है निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? तो आइए जानते हैं। एक तो है अक्षांशीय स्थिति, उपोष्ण क्षेत्र। दूसरा है बंगाल की खाड़ी से दूरी। और तीसरा है मानसून का प्रभाव इत्यादि। और चौथा है उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति। और पांचवा है उच्चावच।
ठीक है। इन कारकों से जो है बिहार में जलवायु का जो है प्रभावित होता है, ठीक है। तो 5 कारक कौन कौन से? अक्षांशीय स्थिति, उपोष्ण क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी से दूरी भी है, मानसून का प्रभाव और उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति और ऊंचा अवज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। बिहार के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण क्या किया है कि हमने देखा कि उत्तरी गंगा का मैदान है, दक्षिणी गंगा का मैदान है। तो इस भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण जो है विभिन्न भूगोलवेता ने बिहार के जलवायु का जो है अलग प्रकार से जो है वर्गीकरण किया है। तो आइए जानते हैं। तो एक है जलवायु क्षेत्र और संकेतन क्या है, ठीक है। तो होता है क्या कि कोपेन जलवायु है, ठीक है। कोपेन जलवायु, त्रिवार्था जलवायु और थानवेट जलवायु में बांटा गया है, ठीक है। तो कोपेन जो जलवायु में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार आता है कोपेन जलवायु में, ठीक है। इसका जो संकेतक है CWG और AW है कोपेन जलवायु का। नेक्स्ट है टिवार्था में। तो टिवार्था क्षेत्र में 2 आते हैं, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार आता है टिवार्था में भी, ठीक है। इसके जो है CAW और AW हैं। फिर उसके बाद जो है तीसरा जो है बांटा गया है वो है थारनवेट। थारनवेट को उत्तरी पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र और शेष बिहार को थारनवेट में दिखाया गया है। इसको जो है CBW और CAW के रूप में संकेतक किया जाता है। अब जानते हैं कि बिहार में जो है समांतर 3 ऋतुएं जो है होती हैं। बिहार में कितने होती हैं ऋतुएं? तो समांतर जो है 3 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन से होती हैं? तो देखिए, एक होता है ग्रीष्म ऋतु होता है, दूसरा होता है वर्ष ऋतु होता है और तीसरा जो होता है वो होता है शीत ऋतु होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहला ऋतु के बारे में, ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो देखिए, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है। जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तो तब तापमान में वृद्धि हो जाती है और वायु दाब से कमी आने लगती है। और यह जो है मार्च से मध्य जून की स्थिति में होता है। मार्च से मध्य जून में क्या होता है? अधिक गर्मी पड़ता है। और इस मौसम में पश्चिम और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें हम लू कहा जाता है। तो बिहार के पश्चिमी और मध्य बिहार में जो है गर्म हवाएं चलती है जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। इस मौसम में तापमान जो है 32 डिग्री सेल्सियस होता है और सबसे गर्म स्थान जो है कहाँ है? गया है। सेल्सियस में तापमान भी याद रखना है। सबसे जो है गर्म स्थान कौन सा है? गया है। कितना डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है? तो 47 डिग्री सेल्सियस जो है औसतन तापमान वहाँ पे रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा भी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण जो है यहाँ वर्षा भी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। अब जानते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। तो वर्षा ऋतु के बारे में देखिए, जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में जो है अधिक वर्षा होती है। बिहार में क्या होता है कि जुलाई महीने और जुलाई से अगस्त के बीच में जो अधिक वर्षा होता है। बिहार में औसत वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर होता है। ये भी पॉइंट याद रखना है कि बिहार में औसत वर्षा कितना होता है? 112 सेंटीमीटर होता है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज में जिले में होता है और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिले में होता है। तो बिहार में सबसे जो है अधिक वर्षा किस जिले में होता है? तो किशनगंज में सबसे अधिक 205 सेंटीमीटर होता है। बिहार में एवरेज जो है वर्षा कितना होता है? तो 112 सेंटीमीटर। और सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में 205 सेंटीमीटर होता है और सबसे कम वर्षा जो है औरंगाबाद में होता है। सबसे कम वर्षा 101 सेंटीमीटर जो होता है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है और बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। तो बिहार का जो उत्तरी भाग होता है वो बाढ़ से प्रभावित रहता है और दक्षिणी भाग जो है सूखा से प्रभावित रहता है।
अब जानते हैं हम लोग शीत ऋतु के बारे में। तो देखिए, इसका काल जो है मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक जो है ठंडा यहाँ चलता है, और मानसून लौटने के साथ बिहार में जो है शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह में सर्वाधिक ठंडा वाला होता है, और सर्वाधिक जो ठंडा होता है वो कहाँ होता है? गया जिला में होता है। और सबसे गर्म भी कहाँ होता है? तो गया में ही होता है। तो याद रखना है, सबसे ठंडा भी गया में और गर्म भी गया में। तो आपसे प्रश्न करेगा कि सबसे गर्म वाला जिला या ठंडा वाला जिला तो कौन है? तो गया है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है, और ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए जो है काफी लाभदायक होता है। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार में जो है कृषि जलवायु क्षेत्र, बिहार में जो है कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो बिहार में कृषि और जलवायु क्षेत्र से संबंधित हम देख लेते हैं। तो देखिए, बिहार में कृषि की दशाएं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने विभाजित किया गया है वर्गों में? तो 3 वर्गों में जो है विभाजित किया गया है। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को हम 2 उपवर्गों में विभाजित करते हैं। तो देखिए, इसमें इसको जो है बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को जो है कितने वर्गों में विभाजित किया गया, आप मैप में आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या है, एक है जोन पहला, ठीक है, और एक है जोन दूसरा, ठीक है, और जोन तीसरा जो है ना उसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। हम आपको थोड़ा स्मॉल करके दिखाना पड़ेगा। हाँ, एक जोन पहला है, फिर आपने देखा जोन दूसरा, और जोन तीसरा जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, जोन थर्ड का ए और जोन थर्ड का बी, ठीक है, जोन थर्ड का ए और जोन थर्ड का बी। ये जो है बिहार का जलवायु क्षेत्र है, ठीक है। अब जो जोन फर्स्ट हमारा है उसमें और जोन 2 में, दोनों में सबसे अगर सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है औसतन वर्षा जोन 2 में होता है, और जोन 2 इलाके में ही कृषि जो है किशनगंज आता है, ठीक है, और सबसे अधिक वर्षा जो होता है किशनगंज में आता है। और जो ये जोन 3 वाला इलाका है, जोन 3 का ए और जोन 3 का बी, यहाँ जो है न्यूनतम वर्षा होता है। तो आइए जो है जोन वाइज हम देखेंगे। आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि जोन 1 में जो है कितने ज़िले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला क्लास जाकर देख लीजिएगा, आपको जो है ट्रिक के माध्यम से पूरे डिस्ट्रिक्ट को, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में, और 30 जिलों को जो है समझा दिया गया है, आपको याद हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। तो देखिए, जोन पहला में है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी। सबसे पहले इसको काउंटिंग करते हैं कैसे, देखिए, पहला पूर्वी चंपारण, दूसरा पश्चिमी, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा जो है सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा दरभंगा, छठा बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, और एक है शिवहर, ठीक है। तो टोटल जो है 13 जिले जोन 1 में। जोन 2 में इसी प्रकार जिलों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिले जोन 2 में हैं। 6 जिले जो हैं जोन 3A में हैं, ठीक है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी जोन 3B में जो है 10 जिले हैं। तो इन सभी को जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जोन वाइज, ठीक है। यहाँ जो है जोन पहला है, इधर जोन दूसरा है, और जोन 3 को जो हमने बताया था कि दो भागों में बांटा गया है, जोन थर्ड का ए और जोन थर्ड का बी। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि जोन 1 में जो है 13 जिले हैं, ठीक है। मैप में भी आप पहला क्लास देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जोन फर्स्ट में जो है कौन कौन आते हैं जिले, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय। ये जो ज़िले हैं जोन पहले में आते हैं। जोन सेकंड में कौन कौन आते हैं, तो 8 ज़िले आते हैं। एक सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, सहरसा हो गया, कटिहार हो गया, खगड़िया हो गया, पूर्णिया हो गया और मधेपुरा हो गया। जोन 3A के
में कितने आते हैं? तो जोन 3A में 6 जिले आते हैं। वो 6 जिले कौन कौन हैं? तो 6 जिले हैं, भागलपुर है एक, बांका है, मुंगेर है, जमुई है, शेखपुरा है और लखीसराय है। और जोन 3 के बी में कौन कौन आते हैं? तो जोन 3 के बी में 11 जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? तो बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा। तो आपसे प्रश्न कर सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है जिले किस जोन में आते हैं? तो जोन पहले में सबसे ज़्यादा आते हैं और जोन न्यूनतम जो आते हैं जोन 3rd में आते हैं, और जोन 3rd के भी ए में सबसे न्यूनतम आते हैं। अब हम जो पॉइंट है कि विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता और निम्नलिखित सारणी को भी देखा जा सकता है, यानी जोन पहला में जो जिले आते हैं उनकी क्या विशेषता है, जोन दूसरे में जो आते हैं उनकी क्या विशेषता है, और जो तीसरे में आते हैं उनकी क्या विशेषता है, उन सभी को हम जानेंगे। तो देखिए, जोन पहला जो है वो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, जोन दूसरा जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है, और जोन तीसरा जो है दक्षिणी क्षेत्र है। आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जोन पहला जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, इसकी जो है विशेषता क्या है, आइए हम जानते हैं विशेषता के बारे में। तो देखिए, इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो होता है 104 से 145 सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ जो है खादर मिट्टी की प्रधानता है और मुख्य फसलें में गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का है। यानी जोन प्रथम में औसत वर्षा कितना होता है? 104 से 145 सेंटीमीटर, 104 से 145 सेंटीमीटर। और यहाँ जो है जोन प्रथम में खादर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें में गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर और मक्के। ठीक है, ये जो है मुख्य फसलें यहाँ होती है जोन प्रथम में। जोन दूसरा की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो है सबसे अधिक होता है 120 से 140 सेंटीमीटर तक, और इसकी जो मुख्य फसलें हैं जूट होता है, धान होता है, चाय होता है और मक्का होता है। ठीक है, जोन दूसरा में। और जोन 3rd हमारा जो है वो है, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है, और यहाँ जो है बांगर मिट्टी की प्रधानता है। तो खादर जोन पहला, बांगर जोन तीसरा, याद रखना है, खादर जोन पहला और बांगर जोन तीसरा में। ठीक है, और यहाँ के मुख्य फसलें हैं गेहूँ, दाल, अरहर और चना। तो गेहूँ, दाल, अरहर, चना जो है जोन तीसरा में होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है बिहार का अपवाह तंत्र। बिहार का जो अपवाह तंत्र है उससे संबंधित हम लोग जानते हैं। तो बिहार की नदियों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिहार की नदियों से संबंधित प्रश्न। तो देखिए, बिहार अपवाह तंत्र के दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। बिहार जो है अपवाह तंत्र के दृष्टि से क्या है? एक समृद्ध राज्य है। यहाँ जो है नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ का विस्तृत जाल है। यहाँ नदियाँ भी हैं और उनकी सहायक नदियाँ का भी बहुत जाल भी है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियाँ को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ अपवाह तंत्र के आधार पर जो है नदियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो एक हिमालय नदी है और एक जो है पठारी नदी है। हिमालय नदी और पठारी नदी। तो आइए जानते हैं हिमालयी नदियाँ कौन सी हैं और पठारी नदियाँ कौन सी हैं। तो हिमालयी नदियाँ जो हैं ये सदा नीरा वर्षा, यानी यह सदा नीरा वर्षा भर जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं। यानी जो है हिमालय नदियाँ में ये सदा नीरा जो है वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। हिमालय नदियाँ जो हैं उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती हैं। ये उत्तर से दक्षिण को प्रभावित होते हैं। ये नदियाँ जो है पूर्ववर्ती हैं। ये नदियाँ कैसी है? पूर्ववर्ती हैं। ये नदियाँ जो है बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं और ये नदियाँ बाल्य अवस्था में हैं। ये मार्ग परिवर्तन और गोकुल झील बनाने वाली नदियाँ हैं हिमालय नदियाँ, और ये अत्यधिक जल ग्रहण के कारण, बाढ़ के कारण भी बनती हैं हिमालय नदियाँ। ठीक है, जैसे में कौन कौन है? गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानदी, ये सभी जो है, महानंदा, बागमती, ये सभी जो है हिमालय नदियाँ का उदाहरण है। तो आइए हम इसे फिर से देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है सदा नीरा वर्ष भर जल प्रवाह नदियाँ हैं। यानी जो है ये वर्षों भर जल प्रवाह नदियाँ, इसमें जो है वर्षों भर जो है जल होते हैं।
ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो उत्तर से दक्षिण जो प्रवाहित होती है वो कौन सी नदियाँ हैं? हिमालय नदियाँ हैं। ये नदियाँ जो है पूर्ववर्ती होती हैं। ये नदियाँ कैसी होती हैं? पूर्ववर्ती होती हैं। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ जो है बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं हिमालय नदियाँ। और ये नदियाँ जो है बाल अवस्था में होती हैं। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। और ये अत्यधिक जल ग्रहण के कारण बाढ़ का कारण भी बनती हैं। और हिमालय नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपसे प्रश्न कर सकता है। तो गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा और बागमती नदी जो है हिमालय नदियाँ का उदाहरण है। पठार नदियाँ में अगर हम देखें तो ये वर्षा जो है आधारित नदियाँ हैं। इसमें जो है वर्षा अगर होता है तो नदियाँ होती हैं। तो ये जो है वर्षा आधारित नदियाँ हैं। ठीक है, ये वर्षा आधारित नदियाँ हैं। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। ये जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, हिमालय उत्तर से दक्षिण और पठारी जो है दक्षिण से उत्तर। और ये नदियाँ जो है अनुवर्ती होती हैं। हिमालय नदियाँ पूर्ववर्ती होती है लेकिन ये अनुवर्ती होती हैं। ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं। हिमालय नदियाँ बड़े डेल्टा बनाती हैं और पठारी नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं। और ये नदियाँ जो है प्रौढ़ अवस्था में होती हैं। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। पठारी नदियाँ जो है सीधी गमन करती हैं और बाढ़ की कम संभावना होती है पठारी नदियों में। और सोन, पुनपुन और फाल्गु और अजय नदी जो है ये पठारी नदियों का उदाहरण है। अब हम लोग जो देख लेते हैं कौन कौन सी जो है नदियाँ हैं बिहार में, इन सभी नदियों को जो है मैप के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए बिहार की नदियाँ में ये जो है बीचों बीच हमारी गंगा नदी, बीचों बीच कौन सी नदी है? गंगा नदी है। बिहार की में जो है बीचों बीच से गंगा नदी होकर गुजरती है। और इसकी जो है सहायक नदियाँ में जैसे देखिए महानंदी, ठीक है, ये मेची नदी आकर जो है महानंदी में मिल जाती है। फिर यहाँ जो है कोसी नदी नेपाल से आती है, कमला नदी है, ठीक है, बागमती नदियाँ हैं, ठीक है, ये सभी जो है गंगा नदी में मिलती है। बूढ़ी गंडक है, यहाँ गंडक नदी है, ये जो है जाकर गंगा में मिलती हैं। फिर अगर दक्षिण की अगर बात की जाए तो कर्मनाशा यहाँ नदी है, सोन नदी जो है जाकर गंगा में मिलती है, पुनपुन नदी है, निरंजना, फाल्गु, मोहाना नदी, ये सभी जो है फाल्गु के होते गंगा नदी में मिल जाती है। और यहाँ जो है क्यूल नदियाँ जाकर गंगा में मिलती हैं। तो बहुत सारी गंगा की जो है उपनदियाँ भी हैं। गंगा की जो है बहुत सारी क्या है सहायक नदियाँ भी हैं। तो आइए हम जानते हैं नदियों के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण यही है। ठीक है, तो गंगा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री से होता है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का जो उद्गम होता है गंगोत्री उत्तराखंड से होता है। और ये जो संगम और मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। ठीक है, और बिहार में इसकी जो लंबाई है 445 किलोमीटर है, याद रखना है। तो गंगा नदी निकलती कहाँ से है? गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। और ये मिलती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, और इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत है। और इसका जो संगम है घग्गर नदी जहाँ गंगा नदी में सारण में जाकर मिलती है, यानी गंगा नदी में मिलती है तो किस जिले में? सारण जिले में जो है घग्गर नदी जो है घगरा जाकर मिल जाती है। और इसकी जो लंबाई है 83 किलोमीटर है, 83 किलोमीटर है। तो घग्गर नदी जो है उद्गम तिब्बत से होता है और संगम गंगा के सारण जिले में जो है मिलती है घग्गर नदी। और बिहार में लंबाई जो है 83 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा गंडक नदी। तो गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है। गंडक उद्गम इसका नेपाल से है और इसका जो संगम और मुहाना है ये गंगा में ही मिलती है, सोनपुर में। ठीक है, और इस बिहार की लंबाई जो है 260 किलोमीटर। बिहार की लंबाई कितनी है? बिहार में इसकी लंबाई जो है 260 किलोमीटर है गंडक की। नेक्स्ट हमारा है बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक की अगर बात करें तो ये जो है सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से। और इसका जो मुहाना है ये गंगा खगड़िया में है। ठीक है, गंगा नदी में ही मिलती है खगड़िया में। और इसका जो लंबाई है 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा बागमती। बागमती जो निकलता है महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलता है। और इसका जो मुहाना है कोसी नदी में है, मिल जाती है बागमती। और इसकी जो लंबाई है 394 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा कमला नदी। कमला नदी जो है महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है
और ये कोसी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें गोसाई स्थान की, तो गोसाई स्थान जो है नेपाल से निकलती है। गोसाई स्थान, कोसी नदी जो है गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है और संगम जो इसका है गंगा कुर्सेला कटिहार में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 260 किलोमीटर है। इसके वजह से बिहार में जो है बाढ़ भी आता है, इसलिए इसको बिहार का जो है शोक नदी कहा जाता है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा महानंदा नदी। ठीक है, तो महानंदा की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी है महानंदा नदी और ये गंगा में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी जो है विंध्य पहाड़ी में से निकलती है और गंगा के चौसा में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा है सोन नदी। सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये गंगा दानापुर में जाकर मिल जाती है सोन नदी। नेक्स्ट हमारा है पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी जो है झारखंड के पलामू से निकलती है और गंगा के फतुआ में जाकर ये मिल जाती है। और नेक्स्ट है हमारा छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से जो है फाल्गुनी रंजना नदी निकलती है और पुनपुन नदी के साथ गंगा में जाकर मिल जाती है फाल्गु नदी। नेक्स्ट है अजय नदी, जमुई से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्यूल नदी। तो क्यूल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है और गंगा के लखीसराय में जाकर मिल जाती है। और सकरी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है सकरी नदी और क्यूल नदी के साथ जो है गंगा में जाकर मिल जाती है। तो हमने जो है सारी नदियों को समझा कि कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर मिलती है। तो एक दो बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप उसको देखिएगा, जितनी बार सुनिएगा उतने आपको फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट है हमारा, जैसे हम पढ़ते हैं विशेषतः गंगा नदी के बारे में। ठीक है, कुछ डिटेल गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो है उत्तराखंड के निकलती है और इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। तो याद रखना कि इसकी कुल लंबाई गंगा की कितनी है, 2525 किलोमीटर, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। तो गंगा की कुल लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है और बिहार में केवल जो है इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। निकलती कहाँ से है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग में क्या होता है कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ मिलने के बाद इस नदी का जो नाम है गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का उदाहरण है। जो गंगा नदी है बिहार का सबसे प्रमुख नदी और प्रवाह तंत्र का उदाहरण है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले से चौसा के समीप प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, तो याद रखना है कि गंगा नदी जो है बिहार में बक्सर जिला के चौसा है। ठीक है, बक्सर जिले में कहा है, चौसा है जगह, वहाँ के समीप जो है गंगा नदी प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर की सीमा बनाते हुए बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और ये जो है कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाते हुए बिहार से पश्चिम बंगाल में चली जाती है और इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। तो गंगा नदी की लंबाई तो आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले कुल लंबाई कितनी होती है, तो याद रखना है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, 2525 किलोमीटर, 2525 याद रखना है। ठीक है, 2525 गंगा नदी की कुल लंबाई और बिहार में गंगा नदी की याद रखना है 445। ठीक है, दोनों 5 से डिविजिबल है, 445। और इस दौरान गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से गुजरती है, तो 12 जिलों से गुजरती है, ये भी याद रखना है। बिहार में गंगा नदी की जो सर्वाधिक लंबाई है वो किस जिले में है, तो पटना जिले में सबसे ज़्यादा लंबाई है गंगा नदी की। गंगा की सहायक नदियाँ में कौन कौन सी है गंगा की सहायक नदियाँ, तो याद रखना है घघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, सोन है, पुनपुन है, ये सभी जो नदियाँ हैं गंगा की सहायक नदियाँ हैं और ये जो है बिहार में गंगा से मिलती हैं। जबकि महानंदा और अजय जो है बिहार से बाहर गंगा में मिलती है और जो महानंदा नदी है और अजय नदी है ये बिहार में ना मिलकर बिहार से बाहर जो है जाकर गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में इसे जो है पद्मा नदी कहा जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में कौन नदी के नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। बांग्लादेश में इसे जो है गंगा नदी को
और पद्मा नदी कहा जाता है, और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या करती है, गिर जाती है, गंगा नदी। अब जो इम्पोर्टेंट है हमारा घग्गर नदी, तो घग्गर नदी के बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि घग्गर नदी भी इम्पोर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण जो है गंगा नदी है, तो गंगा नदी के बारे में हमने जाना। तो घग्गर नदी जो है, घाघरा नदी, घग्गर नदी भी कह सकते हैं, यह जो है मानसरोवर तिब्बत के पास जो है निकलती है और बिहार के सिवान में प्रवेश करती हुई उत्तर प्रदेश के बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। तो घग्गर जो नदी है वो गंगा में जाकर मिलती है। तो गंगा में मिलती है किस जिले में, तो सारण जिले में जो है ये गंगा में मिल जाती है घग्गर नदी। निकलती कहाँ से है, तो मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और ये बिहार में जो है सिवान में प्रवेश करती है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में ये मिल जाती है। घग्गर का जो एक और अन्य नाम है, याद रखना है कि सरयू नदी इसका नाम है, ठीक है। मैदानी भाग में इसे सरयू कहा जाता है। गोगरा, करनाली, नेपाल में इसे जो है गोगरा और करनाली कहा जाता है घग्गर नदी को, ठीक है। इसकी सहायक नदी घग्गर की जो है सहायक नदियाँ भी हैं, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन से, ये भी याद रखना है आपको। तो राप्ती, छोटी गंडक, शारदा और भेरी और सेती, ये सभी जो हैं घग्गर की सहायक नदियां हैं। आइए हम जानते हैं गंडक नदी के बारे में, ठीक है। आइए जानते हैं गंडक नदी के बारे में। तो देखिए, गंडक नदी को नारायणी यानी मैदानी भाग में नारायणी, सप्तगंडकी, शालिग्रामी, नेपाल में जो इसे सप्तगंडकी और शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते समय जो है गौर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन यानी पश्चिम चंपारण में प्रवेश करते हैं। पश्चिम चंपारण में जगह है भैंसा लोटन, वहीं जो है गंडक नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। गंडक नदी जो है यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कितनी सीमा बनाती है, 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है गंडक नदी। इसकी जो सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूली या बूढ़ी गंडक, इसकी जो सहायक नदियाँ में काली गंडक है और त्रिशूली है और बूढ़ी गंडक है, इसकी सहायक नदियाँ। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। इसमें जो मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर होते हैं उनसे क्या कहा जाता है, शालिग्राम कहा जाता है। आइए अब जानते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में, ठीक है। हमने गंडक के बारे में देखा, अब जानते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। तो देखिए, सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी से मिल जाती है बूढ़ी गंडक। और इसका जो अन्य नाम है सिकरहना, यानी ऊपरी भाग में इसे क्या कहा जाता है, सिकरहना, इसका अन्य नाम है। इसकी जो सहायक नदियाँ में मसान, बालोर, तिऊर और धनौती इत्यादि है। यानी इसका सहायक नदियाँ में अगर हम बात करें तो मसान है, बालोर है, तिऊर है, धनौती, इसकी जो है बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बागमती नदी के बारे में। तो बागमती नदी के बारे में अगर देखें तो ये नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है और ये बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और अंत में गंगा नदी में ये क्या होती है, विलीन हो जाती है बागमती नदी। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह जो है कमला नदी से निकलकर कोसी नदी में मिल जाती है। तो पहले ये जो था बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब जो है कमला नदी से निकलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ भी हैं लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती, ये सभी जो है बागमती की सहायक नदियाँ हैं। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर भी स्थित है। तो आपसे पूछेगा कि काठमांडू जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो बागमती के किनारे है, और पशुपतिनाथ मंदिर जो है कहाँ पे है, तो बागमती नदी के किनारे है, बागमती नदी के किनारे। नेक्स्ट हमारा है कोसी नदी, ठीक है। अब जानते हैं हम कोसी नदी के बारे में, ठीक है। इसे बिहार का जो है शोक भी कहा जाता है। तो देखिए, यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है कोसी नदी। इसे नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है। तो कोसी को जो है नेपाल में क्या कहा जाता है, सप्तकोशिकी कहा जाता है। और क्योंकि यह 7 धाराओं को मिलने से बनती है, तो सप्तकोशिकी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है यह 7 धाराओं से मिलकर जो है बनती है, इसलिए इसे सप्तकोशिकी कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो कोसी नदी बिहार में कहाँ जो है प्रवेश करती है, तो सुपौल में प्रवेश करती है और कुर्सेला में जो है गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये बहुत मार्ग बदलती है, ठीक है।
इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है और बिहार का अभिशाप भी इसे कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी की जो सहायक नदियां हैं जैसे में कौन कौन है याद रखना है, अरुण, तो तमोर, लिखू, दूध कोसी, तमा कोसी और इंद्रावती, ये सभी जो हैं, और सुन कोसी, ये सभी जो हैं कोसी नदी के सहायक नदी हैं। अब हम देखते हैं महानदी के बारे में। ठीक है, तो महानदी क्या है, तो यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर, कहने का मतलब है यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पुणे और कटिहार होते हुए मालदा में गंगा नदी में मिलती है। और यह जो है उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, महानंदा नदी है। इसकी जो सहायक नदियाँ में कौन कौन सी है, तो याद रखना है कि पेन्नौर, नागर, बालासार और मेची जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। क्रमनाशा नदी की हम बात करते हैं। क्रमनाशा नदी की अगर हम बात करें तो क्रमनाशा नदी क्या है, तो इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है। क्रमनाशा नदी यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करती हुई चौसा बक्सर में गंगा नदी से मिलती है। क्रमनाशा नदी यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है क्रमनाशा नदी, और क्रमनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, तो अपवित्र नदी किसे माना जाता है, तो क्रमनाशा नदी को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा है सोन नदी। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोन नदी। तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के साथ निकलती है। कहाँ से निकलती है सोन नदी, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है और यह रोहतास बिहार और गढ़वा जिले के बीच से बिहार में प्रवेश करती है और रोहतास तथा भोजपुर के पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी से ये मिलती है सोन नदी। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिण सहायक नदी कौन है, तो सोन नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां में रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल नदी है। सोन नदी पर जो है डेहरी बांध रोहतास में, इंद्रपुरी बैराज रोहतास में और बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का जो है मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। अब जानते हैं पुनपुन नदी के बारे में। एक एक नदियाँ जो हम सभी नदियों को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अब पुनपुन नदियों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह झारखंड के पलामू जिले से जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुआ में गंगा नदी से मिल जाती है पुनपुन नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ की अगर बात करें तो मोरहर, मादर, धरधा, ये सभी जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है पुनपुन नदी। अब जानते हैं फाल्गु नदी के बारे में। फाल्गु नदी, ठीक है, तो देखिए, यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन यानी निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है और जो गंगा की उपनदी है। गया में फाल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है जहाँ प्रतिपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फाल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम जो है गयाजी डैम बनाया गया है। फाल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फाल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, हमने पढ़ा भी था। ठीक है, इतिहास में जो इसका सेकेंड क्लास था उसमें। अब हम जो देख लेते हैं, जो हम सबसे प्रमुख, ये भी हमारा प्रमुख है। ठीक है, सभी प्रमुख है, सभी सबसे ज़्यादा प्रमुख है सभी। ठीक है, एक एक पॉइंट जो है बहुत प्रमुख है बिहार से रिलेटेड। इसी से प्रश्न बनते हैं, चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दें या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। देखिए, शहर भी दिया हुआ है, नदियाँ दिया हुआ है, शहर और नदियाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पटना जो है कौन नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। मोकामा भी गंगा नदी के किनारे है, मुंगेर भी गंगा नदी के किनारे है, भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे है, बक्सर भी गंगा नदी के किनारे है। तो गंगा नदी के किनारे हम सभी नदियाँ को देख लिए, कौन कौन सी है, तो पटना, मोकामा, मुंगेर और भागलपुर और बक्सर, यानी 5 जिले जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। गंगा नदी की अगर बात करें तो टोटल 12 जिले जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो 5 शहर थे, पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, ये सभी जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। छपरा जो है घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। हाजीपुर जो है गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। सोनपुर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, दरभंगा बागमती नदी के किनारे और गया जो है फाल्गु नदी के किनारे और फतुआ जो है पुनपुन नदी और गंगा नदी के किनारे। हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम आपको मैप के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझा पाते। इस पर जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसलिए जो है हम नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है
इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब हम देखते हैं बिहार की जो है नदी घाटी परियोजना, बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो है निर्माण किया गया था। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को जो है लक्षित किया गया है। तो बिहार में अगर हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें, बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना, तो देखिए एक सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना है, गंडक नदी बहुउद्देशीय परियोजना है और कोसी नदी। तो 3 प्रकार की जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सोन नदी के बारे में। सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। तो देखिए, सोन नदी परियोजना का जो निर्माण हुआ था वो 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। तो सोन नदी परियोजना का निर्माण कब हुआ था? 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार के सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारों से निकाली गई थी। एक पूर्वी सोन नहर, इस नहर में औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तथा सिंचाई की जाती थी। और पश्चिमी सोन नहर, तो इस नहर में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों की सिंचाई की जाती थी। तो कहने का मतलब क्या है कि डेहरी के बारून के पास सोन नदी पर बांध बना दिया गया और 2 नहरें दोनों किनारों से निकाल दी गई। एक तो निकाला गया पूर्वी सोन नहर और एक निकाल गया पश्चिमी सोन नहर। तो पूर्वी सोन नहर जो किस किस जिले से गुजरती है? औरंगाबाद, गया, जहानाबाद जिला, अरवल और पटना तक जो है सिंचाई होता है पूर्वी सोन नहर से। और एक पश्चिमी सोन नहर जो है, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और जिलों की जो है सिंचाई की जाती है पश्चिमी सोन नहर से। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र भी हैं। कौन कौन सा है? डेहरी जल विद्युत केंद्र है जो 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र है जो 3.3 मेगावाट जो है स्थापित किए गए हैं। तो सोन नहर पर जो है 2 जल विद्युत केंद्र है। कौन कौन? डेहरी जल विद्युत और बारून जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। अब जो हम लोग दूसरा देखते हैं गंडक परियोजना, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित प्रश्न। तो देखिए क्या है कि गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका जो लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ और इस परियोजना का जो कार्य हुआ था 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा में भैंसा लाटेन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह जो है बराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजनाओं में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। तो देखिए पूर्वी गंडक नहर और एक जो है पश्चिमी गंडक नहर निकाली गई है गंडक परियोजना के अंतर्गत। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है जिसे तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम से भी जाना जाता है। तिरहुत और त्रिवेणी और दोन नहर से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। और पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है और नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया और बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है और इसी प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। अब जो हम लास्ट देखते हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। तो कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है कोसी, ठीक है। और इस परियोजना की स्थापना जो हुआ था 1953 में की गई थी। यह परियोजना जो था 1954 ईस्वी में लागू हुई। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का जो है निर्माण किया गया। यह परियोजना जो है 1965 ईस्वी में, यह परियोजना जो 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का जो है निर्माण किया गया है। एक है पूर्वी कोसी नहर जिसमें अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होता है और है पश्चिमी कोसी नहर, इसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय आदि में सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जो है नदियों को जो है 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, दोनों का मुहाना बनाकर जो है अलग अलग जो है बांट दिया गया था, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं जलप्रपात के बारे में। ये भी प्रमुख महत्वपूर्ण है जलप्रपात। तो देखिए जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। तो जलप्रपात जो है कैसे होता है? तो जब नदी की ढाल में
अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो इसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। तो बिहार के कुछ जलप्रपात भी हम देख लेंगे, जैसे में कौन कौन से जो है बिहार के प्रमुख जलप्रपात है उन सभी को हम देखते हैं। तो ककोलत जलप्रपात जो है नवादा जिला में है। दुर्गावती जलप्रपात जो है रोहतास में है। जो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दुर्गावती जलप्रपात है, याद रखना है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन कौन सा है, दुर्गावती जलप्रपात है। रोहतास में दो और जलप्रपात है, एक धुआं कुंड जलप्रपात है, धुआं कुंड रोहतास में ही है सासाराम में, और मंझर कुंड जलप्रपात जो है रोहतास सासाराम में ही है, ठीक है। और दुर्गावती कहाँ है, रोहतास में, जो सबसे ऊंचा है। अब हम देखते हैं कर्मनाशक जलप्रपात जो बक्सर में है, और जियारू कुंड जलप्रपात जो भोजपुर में है, और तेलहर कुंड जलप्रपात जो है कैमूर में है। तो हमने प्रमुख जलप्रपात को भी देखा। अब कुछ जो है बिहार की प्रमुख झीलों को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में है। कांवर झील बेगूसराय में है। गोगबिल या घोघा झील जो है कटिहार में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। घोरा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है, ठीक है। अब गए होंगे राजगीर घूमने तो घोरा कटोरा झील भी है, ठीक है। अनुपम झील जो है कैमूर में है। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुर झील जो है भागलपुर में है। और मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। सरैया मान बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। और पिपरा मान जो है ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण में झील है। बिहार के हम प्रमुख नहरों को भी हम देख लेते हैं। बिहार के प्रमुख नहर में तो देखिए त्रिवेणी जो है गंडक नदी के किनारे है, और तिरहुत जो है गंडक नदी के किनारे है, और दोन जो है गंडक नदी के किनारे है, ठीक है। और ये तीनों जो है लंबाई क्षेत्र में कौन है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। त्रिवेणी, तिरहुत और दोन जो है इससे लंबाई क्षेत्र होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कोसी, पूर्व कोसी, पश्चिमी कोसी। तो पूर्व कोसी और पश्चिमी कोसी में जो है कोसी नदी और कोसी नदी है, ठीक है। तो पूर्व कोसी में अररिया, सुपौल और पूर्णिया, और पश्चिमी कोसी में जो है दरभंगा, मधुबनी और सुपौल जो है लंबाई क्षेत्र है। नेक्स्ट है राजपुर। राजपुर भी जो है कोसी में है। सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय लंबाई क्षेत्र है। पूर्वी सोन की अगर हम बात करें तो ये सोन नदी है। औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना और गया, अरवल जो है लंबाई क्षेत्र है, ठीक है। और पश्चिमी सोन में सोन, रोहतास, भोजपुर और कैमूर और बक्सर है लंबाई क्षेत्र। अब जो है बिहार के कुछ प्रमुख गर्म जल कुंड भी हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं प्रमुख गर्म जल कुंड के बारे में। तो देखिए राजगीर में अवस्थित जो है गर्म जल कुंड, एक है ब्रह्मा कुंड, सप्तधारा जल कुंड, मखदुम कुंड और गोमुख कुंड, ठीक है। सूर्य कुंड और नान कुंड, ठीक है। तो कितने हैं राजगीर में, तो 6 जो है जल कुंड है। और बिहार का सबसे जो गर्म जल कुंड है वो ब्रह्मा कुंड है। राजगीर में जाइएगा नहाने वहाँ पे कुंड पे, तो ब्रह्मा कुंड जो है सबसे गर्म जल कुंड है। फिर हम बात करते हैं सल्फर के कारण जो है गर्म होता है पानी। अब नेक्स्ट है मुंगेर वाला, ठीक है। तो मुंगेर में कौन कौन सा जल कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है, जन्म कुंड है, श्रृंगार ऋषि कुंड है, पंचतर कुंड है, सीता कुंड है, ऋषि कुंड है, भीम बांध है और भराड़ी कुंड है, ठीक है। तो मुंगेर की अगर हम बात करें तो मुंगेर में 9 कुंड है। राजगीर में 6 कुंड, मुंगेर में 9 कुंड है, सर्वाधिक है। और गया में 1 कुंड है जिसका नाम है अग्नि कुंड, ठीक है। गया में कौन सा कुंड है, अग्नि कुंड है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बिहार के मिट्टी के बारे में। बिहार के मिट्टी के बारे में पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी कहा जाता है या मृदा कहा जाता है। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने, फूटने तथा इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने, फूटने तथा इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बाद जो है होता है। मिट्टी के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि का जो है मुख्य भूमिका होती है। तो मिट्टी के निर्माण में क्या क्या होता है, तो स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान और प्राकृतिक वनस्पति आदि की जो है मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो देखिए मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहते हैं। और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न जो है पूछ चुका है एग्जाम में कि विश्व मृदा दिवस कब
मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। बिहार के एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़, कछाड़ी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी के को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया है। यानी उत्तर बिहार में कुछ और मिट्टियां हैं और दक्षिण बिहार में कुछ अलग प्रकार की मिट्टी है, तो हम उन सभी मिट्टियों को देखेंगे। तो देखिए, उत्तर बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी, तो तराई मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर मिट्टी भी कहा जाता है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। तो उत्तर बिहार की ये मिट्टी है, कौन कौन सी है? तो याद रखना है, ये पर्वतपादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे हम खादर कहते हैं। दक्षिण बिहार की भूमि में टाल मिट्टी, कगाड़ी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे करैल या केवाल मिट्टी कहा जाता है, और लाल पीली जिसे बलथर मिट्टी कहा जाता है। उत्तर बिहार की मिट्टी में अगर हम बात करें तो उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। और उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? एक तो है पर्वतीय मिट्टी है, दूसरा है तराई मिट्टी है, तीसरा जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसे बांगर भी कहा जाता है, और चौथा जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी है, हमने ऊपर भी देखा था। इन चारों को जो हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, पर्वतपातीय मिट्टी जो है, यह मिट्टी पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग के सोमेश्वर श्रेणी के पास पाई जाती है। पर्वतपातीय मिट्टी इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए जो अनुकूल होते हैं। तो पर्वतपातीय मिट्टी जो है किसके लिए अनुकूल है? तो धान और गन्ने के लिए अनुकूल है। तराई मिट्टी को अगर हम देखें तो इस मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिम चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़े पट्टी में है तराई मिट्टी। इस मिट्टी को कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी जो है विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरी या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए जो है अनुकूल होती है। तो हमने देख लिया तराई मिट्टी के बारे में, तो ये किस किस के लिए जो है अनुकूल है? तो धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। अब जानते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। तो इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता। तो इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घग्गर, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिम भाग में होता है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, इस मृदा में चूना, पोटास अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। अब जानते हैं हम नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है और इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में होता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी का जो रंग गहरा भूरा होता है जलोढ़ मिट्टी का, और इसमें बालू एवं चीका यानी कले की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है और इसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि की पैदावार जो है अच्छी होती है। अब जो हम जानते हैं नेक्स्ट हमारा है दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो दक्षिण बिहार की मिट्टी जो है वो विस्तार इसका जो हुआ है गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को जो है 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो एक टाल मिट्टी है। कौन कौन सा है? तो टाल मिट्टी है। फिर सेकंड जो है हमारा वो है कगाड़ी मिट्टी। टाल मिट्टी है, कगाड़ी मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे करैल या केवाल मिट्टी कहते हैं, उन्हें ऊपर भी देखा, और लाल पीली मिट्टी। तो इन सभी को जो है हम डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो टाल मिट्टी जो है यह टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का जो विस्तार है गंगा के दक्षिण तट और बक्सर के भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एक भारी मिट्टी होती है और इस मिट्टी में रबी फसलें होती हैं और यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कगाड़ी मिट्टी। तो गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फाल्गु, पुनपुन और क्यूल नदियों के किनारों पर यह मिट्टी का विस्तार है और इसका उर्वरता जो है शक्ति कुछ कमज़ोर होता है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पाद के लिए जो है जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों
और मिर्च इत्यादि हैं। जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें तो इस मिट्टी का विस्तार जो है बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। इस मिट्टी को उर्वरता शक्ति अधिक होती है और इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का जो रंग होता है वो गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें में अगर हम बात करें तो मकई, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूँ इत्यादि जो है प्रमुख फसलें हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी में उगाई होती हैं। अब हम जानते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। तो देखिए, पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जो है जमुई, मुंगेर और खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकर की बहुलता होती है और इसकी उर्वरता शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह उत्पादक की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है और तथा इसकी प्रकृति जो अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जो है जाते हैं। अन्य अगर प्रमुख बिंदु की अगर हम बात करें, अन्य प्रमुख बिंदु में तो क्या क्या है, तो देखिए, लाल बलुआ मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू, लेटराइट मिट्टी का अंश भी पाए जाते हैं और इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज पाए जाते हैं लाल बलुई मिट्टी में। अब जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, तो वो है वन एवं वन्य जीव। ठीक है, वन एवं वन्य जीव के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, बिहार एक मानसूनी प्रदेश है और यह मुख्य रूप से मानसूनी पर्वतपाती वन पाए जाते हैं और इन पर्वतपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा जो है बांटा गया है 2 वर्गों में? एक तो हमारा है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा जो है शुष्क पर्णपाती वन। तो इन दोनों को जो है हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, आर्द्र पर्णपाती वन जो है यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा जो औसत 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो वर्ष में वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उसे आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन जो है किशनगंज, पश्चिम चंपारण यानी वाल्मीकि नगर वन तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सोमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं और इसके अतिरिक्त इस वन में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि और झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलाश, जामुन, बांस आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अब बिहार के जो है वन जीव अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न को हम देख लेते हैं। बिहार के जो है वन जीव अभ्यारण्य से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हम निपटाते हैं। तो देखिए, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभ्यारण्य। कितने हैं? एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 12 है और एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला है हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, मात्र एक है जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें बिहार का सबसे घने वन पाए जाते हैं। तो सबसे घने वन पाए जाते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में और बिहार का मात्र इकलौता है। फिर दूसरा है भीम बांध एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। अब 12 वन्य जीव अभ्यारण्य को देखें तो भीम बांध एवं वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मुंगेर में है। 661 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए जो है यह प्रसिद्ध है भीम बांध एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गौतम बुद्ध पक्षी विहार। तो गौतम बुद्ध पक्षी विहार जो है गया में है। ये 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है गौतम बुद्ध पक्षी विहार। नेक्स्ट है कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बेगूसराय में है और ये जो है 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियाई पक्षी का आश्रय स्थल है ये और रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ठीक है, तो वेटलैंड क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है और रामसर में मात्र इकलौता जो है शामिल है कांवर झील, जो कहाँ में है? बेगूसराय में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बार बार जो है एग्जाम में रिपीट होता है, इस प्रश्न को किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिए, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है रोहतास में है। ठीक है, 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कैमूर है। ये प्रश्न पूछता है कि बिहार का सबसे बड़ा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है जो रोहतास में है। नेक्स्ट हमारा है नागी
बांध पश्चिम बिहार। तो नागी बांध पश्चिम बिहार कहाँ है? जमुई में है। 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो ये दोनों याद रखना है। सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो कैमूर वाला है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा है? नागी। ठीक है, तो जमुई में जो नागी बांध पक्षी है वो सबसे छोटा है, 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और सबसे बड़ा जो है वो है कैमूर वन जीव अभ्यारण्य, जो रोहतास में 1784 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर, नकटी डैम वन जीव अभ्यारण्य। नकटी डैम वन जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ है? तो जमुई में है और 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा वाला याद रखना है, कैमूर सबसे बड़ा है और नाग बांध पक्षी जो है सबसे छोटा है। नेक्स्ट हमारा है पंत वन्य जीव अभ्यारण्य। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य जो है नालंदा राजगीर में है और 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। नेक्स्ट है हमारा उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पश्चिम चंपारण में है और 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नेक्स्ट है वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो है पश्चिम चंपारण में है और 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षण इसके आरक्ष्य जो है इसके अंदर है। नेक्स्ट है हमारा है कुशेश्वर। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ में है? तो दरभंगा में है। 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और साइबेरिया पक्षियों का जो है आश्रय स्थल है। साइबेरिया पक्षी जो है आश्रय स्थल है कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट हमारा है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य। तो विक्रमशिला जो डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भागलपुर में है, 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक है ये। और भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में ये प्रसिद्ध है, भागलपुर वाला विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो है बरैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? तो वैशाली में है। तो बरैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है वैशाली में है। अब हम जो संबंधित देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो भी प्रश्न है, यानी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में जो हुआ उससे जो भी प्रश्न है उन सभी को जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट जो था 1987 में प्रकाशित किया गया था। 2021 की रिपोर्ट की श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दुरंत संवेदी उपग्रह जिसमें रिसोर्स सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का ये जो है प्रयोग किया गया है। तो बिहार का वन आवरण का अगर हम बात करते हैं तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण जो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.8% है। तो याद रखना है कि जो वन है बिहार में वो राज्य का कितना है? राज्य के क्षेत्रफल का यानी भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं बिहार में वनावरण और वृक्षावरण। ठीक है, तो देखिए वनावरण जो है 7381 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत की बात करें तो 7.84% और वृद्धि 75 वर्ग किलोमीटर की हुई है। वृक्षावरण की बात करें तो 2341 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशत जो है 2.48% और वृद्धि जो हुआ है 338 वर्ग किलोमीटर हुआ है। कुल जो हो गया है वनावरण और वृक्षावरण कितना है? तो 9722 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत की बात करें तो 10.32% और 413 वर्ग किलोमीटर तक ये में इसका वृद्धि हुआ है, यानी 2 सालों में। ठीक है, 2 साल बाद 2019 के बाद 2021 का है। ठीक है, 2023 का डाटा नहीं है लेकिन उसको हम अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट है जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक और सबसे कम। तो सबसे अधिक जो है कहाँ है? तो कैमूर में है। और सबसे कम कहाँ है ये भी पूछेगा, तो सबसे कम जो है वो अरवल जिला में है। ठीक है, सॉरी शेखपुरा में। सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा में। तो सबसे अधिक कैमूर में और सबसे कम जो है अरवल में है। फिर उसके बाद कैमूर के बाद पश्चिम चंपारण में है अधिक और फिर रोहतास में है। तो 3 टॉप याद रखना है, कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। और जिला की बात करें तो सबसे कम शेखपुरा, फिर उसके बाद अरवल में और फिर उसके बाद जो है जहानाबाद में है वनावरण। अब जिला में वनावरण की अगर प्रतिशत के आधार पर हम देखें तो कैमूर जिला में सबसे अधिक है वनावरण 31.56% और सबसे कम जो है शेखपुरा में 0.17%। ठीक है, जमुई में 21.34% है, नवादा में 20.72% है, बक्सर में 0.35% है और सीवान में 0.35% है।
अब कुछ जो डाटा है 2019 की तुलना में, यानी 2019 की तुलना में वातावरण में जो वृद्धि और नुकसान हुआ उससे संबंधित प्रश्न देखिए। बांका जिला में 16.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है की वृद्धि हुई। जमुई में जो है 13.22 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई और गया में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कैमूर में सबसे कम हुआ, नुकसान हो गया है, -4.83 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ है। सुपौल में -4.46 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ और रोहतास में -2.32 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ। तो यानी वातावरण में वृद्धि हुआ कहाँ, बांका, जमुई और गया में सबसे अधिक, और नुकसान हुआ है कैमूर, सुपौल और रोहतास में। अन्य बिंदु की अगर बात करें तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व का 928.80 वर्ग किलोमीटर का मत है, यानी 85.71% है। बिहार में वृक्षावरण की अगर बात करें तो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि जो है दर्ज की गई है। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत जो है प्रतिशत अगर हम देखें तो देखिए अति सघन वन जो है 70% अधिक शिखर सघनता के साथ 2021 में 4.5% 333 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन के बाद मध्यम सघन वन जो है 40 से 70% शिखर सघनता और खुले वन जो है 10 से 40% शिखर सघनता। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में वातावरण में शीर्ष जिले। तो बहुत घने वन में जो है पश्चिम चंपारण सबसे टॉप पर है, 249.34 वर्ग किलोमीटर। मध्यम रूप से घने वन में पश्चिम चंपारण जो है शीर्ष में है, 548.47 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन में जो है कैमूर है 531.73 वर्ग किलोमीटर। 2019 और 2021 वातावरण की तुलना अगर देखें तो बहुत घने में जो है क्षेत्रफल में 333 था और फिर 2021 में भी उतना ही है। मध्यम रूप से जो है विकास हुआ है 3250 था और क्षेत्रफल 2021 में जो कुछ बढ़ा है 3286 हो गया, और खुले वन में 3693 था वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल में जो है 2021 की अगर हम बात करें तो 3781, यानी कुछ विकास हुआ है। ठीक है, तो कुल 7306 वर्ग किलोमीटर था जिसमें 7381 हो गया है। नेक्स्ट है 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित भूमि को वनाच्छादित माना जाता है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं क्या है कि संजय गांधी जो जैविक उद्यान पटना है 153 एकड़ में फैला हुआ है। कितने हैं? 153। जो चिड़ियाघर है पटना वाला वो 153 एकड़ में फैला हुआ है। यह उद्यान जो है गैंडा प्रजनन के लिए जो एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया है। ये प्रश्न पूछता है कि नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो याद रखना है कि ये जो है जमुई में है। ठीक है, और कलरव फेस्टिवल जो है यहीं पे मनाया गया था। राजगीर में जू सफारी की स्थापना भी की गई है, जो है राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है और डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखना है कि डॉल्फिन डे जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो पटना में है। और बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है, तो बाघों की संख्या बिहार में जो है 38 है, याद रखना है। अब जो हमारा टॉपिक है बिहार में आपदा प्रबंधन, बिहार में आपदा प्रबंधन से जो भी प्रश्न है उन सभी को जो है हम लोग निपटाने वाले हैं। तो देखिए क्या है, बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की प्रमुख आपदा पहाड़ है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होता है। तो बिहार एक मैदानी राज्य है। आपदा प्रबंधन के बारे में हम देख ले रहे हैं बिहार के। तो बिहार एक मैदानी राज्य है और जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है, क्योंकि यहाँ आपदा किसके कारण आता है, तो बाढ़ के कारण आता है। और इसके अतिरिक्त बिहार में सूखा भी होता है, हमने देखा था, और भूकंप, चक्रवात और लू जैसी आपदाएँ से भी पीड़ित होता है। बाढ़ की अगर बात करें तो बिहार के 38 जिले में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। बिहार के 38 में से 28 जिले जो हैं बाढ़ प्रभावित जिले हैं और इन 28 जिलों में 15 से अत्यधिक बाढ़ प्रभावित तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। तो इन 28 जिलों की बात करें तो 28 जिले जो हैं बाढ़ प्रभावित हैं, लेकिन 28 में सबसे अधिक जो है 15 जिले जो हैं अधिक बाढ़ आता है और 13 जिले में जो है कम बाढ़ आता है। ठीक है,
बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है और बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत की कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जो है 16.5% है, जो बहुत अधिक है। अब हम देख लेते हैं कि अत्यधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है कौन कौन सा है। जैसे अत्यधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है कौन है, तो देख लेते हैं। अत्यधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जो है 15 जिले आते हैं और कम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जो है 13 जिले आते हैं। तो इन क्षेत्रों को जो है हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, ये सभी जो है अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, ठीक है, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर और लखीसराय और शेखपुरा, ये सभी जो है कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। अब समझना है कि बाढ़ आने का जो है रीजन क्या है, प्रमुख कारण क्या है, मेन रीजन क्या होता है। तो देखिए, बाढ़ आने का जो मेन रीजन है वो है बिहार में वर्षा ऋतु को 2 माह से अत्यधिक वर्षा होना। बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह से अत्यधिक वर्षा होना। यहाँ जो वर्षा ऋतु आती है 2 वर्ष से अधिक रहती है, ठीक है। और उत्तर बिहार की नदियाँ में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रभाव होना, जिसका प्रमुख है रीजन। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव भी है यहाँ पे किया गया, और तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि इस अब है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं सूखा, ठीक है, ये भी आपदा है यहाँ का। तो सूखा क्या है कि मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। और बिहार का लगभग जो है 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले में अगर हम बात करें तो कौन कौन सा है, याद रखना है कि औरंगाबाद जिला है, गया है, नवादा है और रोहतास है, कैमूर है, मुंगेर, ये सभी जो हैं सूखे से प्रभावित होते हैं। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फवारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा भूकंप। भूकंप भी जो है आपदा से संबंधित है। तो देखिए, बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन में विभाजित किया गया है। तो 3 जोन है, 5, 4 और 3 जोन में इसे जो विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब जोन 5, 4, 3 में कौन कौन से जिले आते हैं उन सभी को जो है हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जोन 5 में कौन आता है, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी और दरभंगा और मधुबनी। जोन 4 में जो आता है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान और शिवहर आता है जोन 4 में। और जोन 3 में आता है गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर और मुंगेर। तो इन सभी को जो है आपको याद रखना है। जोन 5 में कितने आते हैं, तो टोटल 8 जिले आते हैं। जोन 4 में भी कितने जिले आते हैं, तो 4 में भी 7 जिले आते हैं। और जोन 3 में जो आते हैं वो 7 जिले आते हैं। तो जोन 5 में 8 जिले आते हैं, इसमें 7 जिले, और जोन 3 में भी 7 जिले आते हैं। अब हम लोग समझते हैं चक्रवात के बारे में। तो देखिए, चक्रवात क्या है, तो बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी जो है प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से जो है बिहार के पूर्वी जिला, चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार का पूर्वी जिला जैसे सटा हुआ है किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। अब हम समझते हैं सफाई फ्रेमवर्क और बिहार क्या है, ठीक है। तो देखिए, सफाई फ्रेमवर्क बिहार क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे। भारत ने क्या किए, भारत ने 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया और बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। तो सेंदाई से संबंधित आ जाए तो बिहार जो है पहला स्टेट बना है, याद रखना है। तो हमारा जो है बिहार का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ बिहार कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कंप्लीट हमने कर रखा है। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, अब जो हमारा सेशन शुरू होगा PYQ
जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न है उन सभी को हम करेंगे, चाहे बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया हो, चाहे बिहार की किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया, उन सभी को जो है यूथ कंपटीशन का हम वाईसीटी का जो है हम आपको करवाने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसका भी जो है चैप्टर वाइज हम लोग जो है आपको उपलब्ध करवा देंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।